चलिए जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में सेक्शन 112A डिस्कस कर रहे थे और वन वन टू ए में अपन ने ये देखा था कि अगर मैं 3 टाइप की कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता हूं, इक्विटी शेयर, बिजनेस ट्रस्ट यूनिट, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट, और कंडीशन पूरी कर देता हूं, तो जो भी एलटीसीजी होता है वो 112A का हो जाता है। और 112A के एलटीसीजी में इंडेक्सेशन नहीं करना है। 112A के एलटीसीजी में सीओए एक फॉर्मूले से निकालनी है। फॉर्मूला लिखा दिया था मैंने, बोलो। और फाइनली अभी की जो बात करनी रह रही है हमारी वो ये थी कि अगर एफएमवी क्वेश्चन में ना आए तो एफएमवी 112A के लिए कैसे डिटरमाइन की जाती। कौन से दिन की एफएमवी चाहिए पहले बता दीजिए आप मेरे को। 112A के लिए कौन से दिन की एफएमवी चाहिए आपको? डॉट डेट आपको याद होनी चाहिए, 31 जनवरी 18, इसी दिन की चाहिए। अब अगर मुझे 31 जनवरी 18 की एफएमवी चाहिए तो पहला प्रश्न आता है, 31 जनवरी 18 की एफएमवी निकालने के लिए पहला प्रश्न आता है, जिस असेट की मैं एफएमवी निकाल रहा हूं क्या वो 31 जनवरी 18 के दिन लिस्टेड है या नहीं। मैं कौन सी कैपिटल एसेट की एफएमवी निकालूंगा? आपको याद है? इक्विटी शेयर की, बोलो, और यूनिट्स की। तो अगर कैपिटल एसेट जो भी तीनों में से कोई भी हो लिस्टेड है तो एफएमवी कैसे निकलेगी? और अगर लिस्टेड नहीं है कौन से दिन तो एफएमवी कैसे निकलेगी? तो दो पीओवी बन जाएंगे पहले तो मेरे। पहला बताइए वापस से क्या है? 31 जैन 18 के दिन, 31 जैन 18 के दिन कैपिटल एसेट लिस्टेड है तो एफएमवी क्या नहीं है तो एफएमवी। तो लिस्टेड है तो दो बातें कर देता हूं, 31 जनवरी 18 के दिन ट्रेडिंग हुई होगी या नहीं हुई। लिस्टेड तो है पर फिर दो बातें सोचनी है, क्या 31 जैन 18 के दिन उस एसेट में ट्रेडिंग हुआ था या नहीं हुआ था। अगर ट्रेडिंग हुआ था तो उस दिन का हाईएस्ट प्राइस एफएमवी है। वहां पे क्लोजिंग ओपनिंग डिवाइड बाय 2 होता था परक्यूसेट में। यहां पे ध्यान रखना, हाईएस्ट प्राइस एफएमवी बताइए क्या है। और अगर नहीं हुआ था तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे का हाईएस्ट प्राइस एफएमवी है। यानी यहां पे एफएमवी हाईएस्ट प्राइस है, क्लोजिंग ओपनिंग डिवाइड बाय 2 वाला लॉजिक नहीं लगा परक्यूसेट में, जबकि क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2 वाला लॉजिक। तो डिफरेंस ये आपके साथ। ये तो हो गया पहला केस। 99% तो यहां पे काम हो जाएगा। पर अगर मान लीजिए कि 31 जैन 18 के दिन कैपिटल एसेट लिस्टेड नहीं है तो दो बातें हैं, अगर उस कैपिटल एसेट का नाम यूनिट है, 3 कैपिटल एसेट है 112A में, तो यूनिट है और एक इक्विटी शेयर है। 2 यूनिट के नाम बिजनेस ट्रस्ट यूनिट और इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट। तो अगर वो कैपिटल एसेट यूनिट है तो जो उसकी एनएवी होगी, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एसेट या म्यूचुअल फंड यूनिट की एक नेट एसेट वैल्यू होती है, एनुअल वैल्यू नहीं, एचपी वाला नहीं है, नेट एसेट वैल्यू। तो अगर लिस्टेड नहीं है और म्यूचुअल फंड यूनिट है मतलब, तो एफएमवी इज इक्वल टू होगी एनएवी ऑन 31 जैन 18। बताइए क्या होगी इसकी? हाँ, तो उस यूनिट की जो नेट एसेट वैल्यू है उसी को एफएमवी मानता है। नेक्स्ट, अगर शेयर है, अब शेयर ही बचे उसके अलावा, मतलब एसेट शेयर है, इक्विटी शेयर है पर लिस्टेड नहीं है, तो एफएमवी होगी जो 31 जनवरी 18 के दिन उसकी इंडेक्स कॉस्ट। क्या बोला मैंने अभी?
मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मान लीजिए मैंने शेयर 2-3 में खरीदे थे और मेरे को इसकी एफएमवी चाहिए कौन से दिन की? अगर 31 जनवरी 18 के दिन लिस्ट होते तब तो पहला नियम लगा लेता, हाईएस्ट प्राइस। अब 31 जनवरी 18 के दिन ये शेयर लिस्ट, तो एफएमवी क्या होगी? तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट। अब आपको पता है इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलती है? पहले क्या लिखता हूं मैं? मल्टीप्लाई बाय क्या? ट्रांसफर के ईयर का नंबर होता है ना। यहाँ पे अब कौन से दिन का चाहिए मेरे को? 31 जनवरी 18, तो कौन सा ईयर है ये? यार गालियां सुनोगे सुबह सुबह? 31 जनवरी 18 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? तो 17-18 का सीआई नंबर लिख देंगे और डिवाइड बाय कब खरीदे थे? 2-3 के सीआई से क्या कर देंगे? ये जो कैलकुलेशन से नंबर आएगा वही एफएम आया। पर ये नियम किसके लिए है? इक्विटी शेयर के। यूनिट की बात हो और लिस्टेड नहीं है तो फिर एनएवी। क्लियर? बस ऐसे तरीके से निकल जाएगी। तो अगर मैं इसको सिस्टमेटिकली लिख दूं तो एफएमवी ऑन 31 जैन 18, पहला ऑप्शन कैपिटल एसेट इज 31 जैन 18 में कैपिटल एसेट लिस्टेड है। थर्टी फर्स्ट जैन 18 में कैपिटल एसेट लिस्टेड है। तो इसमें कितनी बातें करेंगे अपन? 2। लिस्टेड है और 31 जनवरी 18 के दिन ट्रेडिंग हुई है या ट्रेडिंग नहीं हुई है। ट्रेडिंग हुई है तो उसी दिन का हाईएस्ट प्राइस, 31 जनवरी 18 का हाईएस्ट प्राइस। ट्रेडिंग नहीं हुई है तो भी एफएमवी तो हाईएस्ट प्राइस ही है, पर कौन से दिन का? इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे। इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ईटीएफ होते हैं, वो भी एक्सचेंज के अंदर ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं, वो इक्विटी शेयर तो है नहीं वो। तो ईटीएफ में तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट 31 जनवरी 18 के पहले कोई कर ही नहीं पाता था। ये तो ट्रेड ही अभी होना चाहिए, तो इनकी तो कॉस्ट सीधी कॉस्ट बन जाएगी। अब मुद्दा ये है कि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड भी हो सकते हैं, तो उसमें आ सकते हैं। इक्विटी शेयर कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, फर्स्ट कैटेगरी तो नहीं। एक्चुअल में ईटीएफ के अंदर तो मैं किसी सेक्टर में पैसा लगा रहा हूं, तो वो सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू ही, मतलब वो फंड्स ही मैनेज करते हैं ईटीएफ को। चलो अब बताइए सेकंड क्या है? नॉट लिस्टेड ऑन 31 जैन 18। अब यहां पे एफएमवी निकालने के लिए दो ऑप्शन लगा रहा हूं मैं। यूनिट के केस में क्या होगा और इक्विटी
शेयर के केस में क्या, यूनिट के केस में बताइए, बोलिए यूनिट के केस में एनएवी, आप एनएवी फुल फॉर्म लिखना नेट एसेट वैल्यू। इक्विटी शेयर के केस में मैं लिख दूं, पहले सीधी फॉर्मूला बना दूं, सीओ है मल्टीप्लाई बाय, लिख दूं सी आई आई ऑफ 17 18, ये तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, फिक्स ही है जी, 17 18 की चीज ही है, और डिवाइड कैसे कर दोगे, सी आई ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये चेंज हो सकता है, मेरे एग्जाम्पल में 2 3 था तो 2 3 लिख दिया, 4 5 हो तो 4 5 कर। ये फुल फॉर्म लिखना है, एनएवी इधर नेट एनुअल वैल्यू नहीं है, एचपी वाला नहीं है, बोल रहा है नेट एसेट वैल्यू है ये फुल फॉर्म। टेस्ट के चक्कर में भग गए लोग ना, एक तो ये चली गई रवाना होगी, भग गई, आई थी कि नहीं आई थी, वो आई नहीं छुट्टी में, इधर से आगे एक लड़की, क्या दो, एक के दो गए थे, अच्छा एक तो पीछे आ गई, ठीक है, एक गायब हो गई इधर से, लड़के कितने गायब हुए, बाकी यार ईटीएफ की जो बात चली है, तो ईटीएफ के बारे में मैं अपना वर्डिक्ट अगर दूं तो तीनों कैटेगरी में नहीं दिखते मेरे को ईटीएफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका मतलब है 112 के अंदर नहीं आएगा। ईटीएफ का गेन, ईटीएफ का गेन नॉर्मल गेन है, क्या बोल रहा है भाई पीछे, गजब पागल हो यार, ये जब इसमें दिमाग लगा रहा हो जब से कितने एमसीक्यू और क्या है। चलिए जी क्वेश्चन चालू कर रहा हूं। क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन टैक्सेबल कैपिटल गेन। Mr. X has acquired 1000 equity share on 1417 15/25, STT paid at 0.1%, FMV 31 Jan 18 की देखिए 15 लाख रुपए, और शेयर बेच दिए 25/8/24 को 14,75,000 रुपए में, और STT पेड है। साफ दिख रहा है कि ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन में होगा, 112A, सब देखते पता लग रहा है। खरीदते समय एसटीटी दिया शेयर पे, बेचते समय एसटीटी दे दिया, 31 Jan 18 की एफएमवी दी हुई है, पहचान लग जाती। अब आइए शुरुआत करते हैं। गेन का नेचर देख लेता हूं पहले। खरीदे 1/4/17 को है, बेचे 25/8/24 को है, नेचर लॉन्ग है। अगर नेचर लॉन्ग नहीं होता तो 112A नहीं लगेगा। 112A केवल कौन से गेन पे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब एलटीसीजी निकालते हैं, क्योंकि 112A का एलटीसीजी निकाल रहा हूं मैं, तो इसीलिए मैं इंडेक्सेशन तो करूंगा ही नहीं,
पुराना लॉ नया लॉ से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे बोलो, शुरुआत करते हैं सेल प्राइस से। सेल प्राइस ये रही, लिख दी मैंने सेल। ट्रांसफर के खर्चे, ब्रोकरेज के खर्चे देखिए 0.5%, तो इसका आधा परसेंट निकाल लिया 1475 का। आपको याद है शेयर बेचते समय एसटीटी भी लग रहा है, वो भी तो खर्चा है। पर मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन में, कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में एसटीटी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, बीएनपी की इनकम निकालते वक्त मिलता है। बोला हुआ है मैंने ये 10 बार। तो इसलिए ये एसटीटी वगैरह पेड वगैरह को तो कोई दिमाग लगाओ मत आप। कैपिटल गेन में नो ट्रीटमेंट। क्लियर? ये आगे नेट सेल प्राइस। अब मेरे को चाहिए सीओए। ओ भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। 1 फरवरी 18 से पहले एसेट खरीदिए क्या, चेक करो। हाँ, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 1 और 2 विच एवर इज हायर। ओरली यूज सॉल्व हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू एक्चुअल सीओए एरिया 15-25, 2 इज इक्वल टू लोअर ऑफ ए एंड बी, ए इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू एरिया ए 15 लाख, बी इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये ध्यान रखना, ये लेना फुल वैल्यू, नेट सेल कंसिडरेशन नहीं। तो क्या हो गया, लिख देता हूं मैं। 1 इज इक्वल टू 15-25, सेकेंड का ए इज इक्वल टू 15 लाख, बी इज इक्वल टू whichever is, तो कॉस्ट इज इक्वल टू, अरे आगे कॉस्ट, ये देखिए कॉस्ट इधर से घटा दी, लॉस हो गया है 57,350। सिंपल। अबे सिंपल है, ये आ गया। इसके आगे हमेशा ध्यान रखना, लिख देना आप LTCG ऑफ 112A। 112A का गेन कमाते वक्त उसके आगे नाम भी 112A लिख दें आप। ये सारी ऐसे ही हैं। इसके 31 देख लो आप, सेम है। 33 देख लेना, सेम है। तो 31, 33 आप करोगे। अब 34 पे ध्यान दो एक बार। मिस्टर एक्स acquired Mr. X acquired 1000 इक्विटी शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर है भैया। 15,401 को खरीदे कितने रुपए में, 5 लाख। द शेयर वर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑन 1417। बहुत ही बढ़िया हो गया है। तो खरीदते समय अनलिस्टेड थे, पर बाद में 1417 को शेयर क्या हो गए, लिस्ट हो गए। He sold the share for 30 lakh on 10/7/24। STT paid इतना रुपया बेच दिए, और STT बेचते समय दे दिया। अब यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चेक करो एक बार जल्दी से। क्या चीज है, अनलिस्टेड शेयर लिस्टेड आफ्टर 31 Jan 18। तो बेचने के टाइम पे शेयर क्या है, लिस्टेड है। बोलो, तो फटाफट से सेल प्राइस देख लीजिए कितने रुपए की है। ट्रांसफर के खर्चे है ही नहीं इस बार, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिख गया। फिर आपको क्या चाहिए, 31 Jan 18 की एफएमवी। अब वही केस देखो अच्छी तरह से। 31 Jan 18 के दिन एफएमवी निकालनी है। शेयर लिस्ट तो हो गए थे 1417 को, पर अपन को एफएमवी देनी हुई है 31 Jan 18 की, तो एफएमवी निकालनी पड़ेगी। अब एफएमवी निकालनी पड़ेगी तो क्या ट्रेडिंग हुई नहीं हुई कोई जानकारी नहीं। तो अपन ये मान लेते हैं कि 31 Jan 18 के दिन
अब ये थोड़ा सा एम्बिगस क्वेश्चन हो सकता है, या तो इसको 1418 करूं या 1419 करूं तो ज्यादा लॉजिकल बनेगा, पर अभी हमारे पास वो वाला ऑप्शन ही है लास्ट वाला, इंडेक्सेशन कर लीजिए। तो इंडेक्सेशन करके देखिए एफएमवी निकाली इसने, कॉस्ट कितनी है 17-18 की इंडेक्स नंबर, और खरीदने वाला साल 1-2 था, 1360 कर दी इसने एफएमवी। सेल प्राइस अगला नंबर चाहिए तो 30 लाख है, दोनों में से कम और इन दोनों में से ज्यादा, तो सीओए क्या बन गया आपका 13,60,000। तो 13,60,000 रुपए कॉस्ट घटा दी गई, और आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 16,40,000 रुपए। एक चीज ये भी ध्यान देना आप, थोड़ा सा मैं अगर आपको एक लैंग्वेज दिखा दूं, देखिए आप थोड़ा सा इसको लैंग्वेज हो गया, सीआई नंबर देखो कहां पे यूज करते हैं, देखिए इन केस वेयर कैपिटल एसेट इज इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पे लगाया मैंने फॉर्मूला, नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31 January 18 बट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 31 जनवरी 18 के दिन तो लिस्ट नहीं थे, पर ट्रांसफर के दिन हो गए। दूसरा देखो, नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 January 18 और विच बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी in consideration of share which is not listed as on 31 January 18 by transaction of 47 वगैरह। उसके बाद देखो, listed on stock exchange on the date of transfer and become the property of SSE in consideration of share which is not listed on exchange as on 31 January 18। देखो वैसे अगर मैं बहुत बारीकी से समझू ना तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और लैंग्वेज में इस क्लियर करना था अपन को। कंडीशन क्या कहती है 112A की एसेट की, इक्विटी शेयर 112A में तभी आएंगे जब खरीदते समय और बेचते समय एसटीटी दिया हो। कंडीशन है, अबे है इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहे हैं ये कि जब खरीदा था शेयर तो अनलिस्टेड था। क्वेश्चन पे ध्यान दे आप, देखो अब जो है वो तो आंसर तो ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज क्लियर करते तो ज्यादा सही रहता। मतलब तो खरीदते वक्त शेयर अनलिस्टेड था, दिया हुआ है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर वही कंपनी जिसका शेयर मैंने खरीदा था, हो सकता है पहले प्राइवेट कंपनी हो, जैसे जोमेटो का शेयर जब तक आईपीओ नहीं आया था तब तक तो अनलिस्टेड ही था, ग्रे मार्केट में बिकते थे। फिर आईपीओ आया, लिस्ट होगी कंपनी तो लिस्टेड हो गया, हाँ या ना। तो अगर मान लीजिए मैंने वो जैसे शार्क टैंक में जो शेयर खरीदते हैं ये सब, अभी ये सब तो अनलिस्टेड ही खरीद रहे, और अगर इनका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो कोई कंपनी जाकर आगे क्या हो सकती है, लिस्ट हो सकती है। अबे इसमें तो कमाते हैं पैसा मोटा, कंपनी की ग्रोथ के साथ हो सकता है कि क्या बोलते हैं स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। हो सकता है कि पहले जब मैंने शेयर खरीदा है तो अनलिस्टेड था, बाद में जब ट्रांसफर करने जा रहा हूं तो लिस्ट हो चुका है, बड़ा शेयर हो गया वो, समझो। तो क्या 112A लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्योंकि कंडीशन कहती है कि खरीदते और बेचते समय क्या लगना चाहिए, एसटीटी। तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, देखो हो सकता है खरीदते समय जब मैंने शेयर खरीदा तो प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड लोगों के पास ही शेयर हो, बाद में वो कंपनी क्या हो जाती है, रीऑर्गेनाइजेशन करके, हो सकता है अमालगमेशन हो जाए, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि पहले मेरी कंपनी का शेयर क्या था, अनलिस्टेड था, खरीदते समय तो कोई मैंने पैसा नहीं दिया, पर बाद में वो कंपनी मर्ज होगी किसी में, या कंपनी कन्वर्ट होगी पब्लिक कंपनी में, तो कंपनी का शेयर बाद में क्या हो गया, लिस्ट हो गया, तो 112A लगेगा, 112A तो भी लगेगा। अरे बराबर है। फिर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हो सकता है कि 31 January 18 के दिन मैंने खरीदे तो 31 January 18 के पहले थे, और 31 January 18 के दिन शेयर लिस्ट ही नहीं है, बाद में लिस्ट हुआ है, तो एफएमवी कैसे निकाले। तो एफएमवी निकालने में ये लास्ट वाला फॉर्मूला जो आपका है ना सीआईए वाला, वो कब काम आता है। तो प्रैक्टिकली ये लास्ट वाला जो फॉर्मूला था इंडेक्स नंबर वाला, ये कब काम आता है,
जब 31 जनवरी 18 के दिन वो शेयर लिस्ट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है खरीदते समय शेयर लिस्ट था, फिर बाद में डीलिस्ट करा दिया, डीलिस्ट हो जाता, फिर जब बेचा जब तक वापस क्या हो गया, तो 112 है तो लग रहा है, पर अब जब डीलिस्ट हुआ था तो उसी दौरान 31/18 आ गई, तो एफएमई निकल ही नहीं रही। अरे हाईएस्ट प्राइस वाली एफएमई वापस से ये 30, ये वाले फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा वाला, इंडेक्स नंबर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम आ सकता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। खैर अभी के लिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़िए, और टेक्निकली अब वो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा जो बहुत सारे हैं। आइए लिखिए टॉपिक, टैक्स रेट ऑफ कैपिटल गेन। वैसे बेसिक में बताई थी मैंने, ये कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है, बताई थी। और क्या कहा था मैंने, कैपिटल गेन की टैक्स रेट अलग होती है बाकी इनकम से। तो मैं आपको पूरा कंक्लूड करता हूं कि कौन से कैपिटल गेन पे किस रेट से टैक्स लगता है। अब आइए सबसे पहले फर्स्ट, कितने टाइप के कैपिटल गेन होते हैं बताइए, बोलिए जल्दी जल्दी यार। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब सबसे पहले आपको टैक्स रेट लिखाता हूं मैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 टैक्स रेट का सेक्शन है। तो जो भी मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाऊंगा उसकी टैक्स रेट क्या है, 112 में दी गई। अब सुनिए, कौन से एलटीसीजी पे 112 की रेट लगेगी, जिस एलटीसीजी पे 112 नहीं लगता है। यानी एलटीसीजी की टैक्स रेट के दो सेक्शन है, 112, इस पे 112 लगता है, अभी पूरा बता दिया। तो जिस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे कमाए गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 112 लगता है, उस पे 112 लगाओ, जिस पे नहीं लगता उस ऑलवेज पे, उस एलटीसीजी पे 112। क्लियर है। तो जैसे मैंने मकान बेचा, एलटीसीजी कमाया, टैक्स रेट ऑफ 112 लगाओ। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर बेच के कैपिटल गेन कमाया, टैक्स रेट ऑफ 112 लगाओ। अनलिस्टेड शेयर पे, क्योंकि 112 ये केवल वो लिस्टेड पे लग रहा है, बोलो सब। डिबेंचर बेचे, ज्वेलरी बेची, ड्राइंग बेची, पेंटिंग बेची, प्लॉट बेचा, सब पे 112 की टैक्स रेट लगेगी, एलटीसीजी। क्लियर। और 112 की टैक्स रेट वापस से वही लफड़ा है, दो टाइप की है, 23 जुलाई 24 से पहले के ट्रांसफर और 23 जुलाई 24 के बाद। कुछ बोलो। अब सुन लीजिए, अगर 23 जुलाई 2024 के पहले मैंने एलटीसीजी कमाया है 112 का, तो उसकी टैक्स रेट बताइए क्या है, पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद। अरे इंडेक्सेशन से ही तो गेन निकलता है ना यार, आप समझ नहीं रहे हो। वापस से 23 जुलाई 24 के पहले का गेन एलटीसीजी निकालते वक्त इंडेक्सेशन लेता हूं, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद जो गेन आएगा उसका 20% टैक्स। ये पुरानी रेट है। पहले क्या होता था, समझ आ गया सबको? बताओ वापस क्या होता था। 20% टैक्स लगता था इंडेक्सेशन मिलने के बाद। एक बार बोलो सब। और 23 जुलाई 24 के बाद क्या हो गया, 12.5% टैक्स लगता है पर बिना इंडेक्सेशन मिले। रेटें कम हो गई, इंडेक्सेशन बेनिफिट छिन गया। एक्सेप्ट लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग में ऑप्शन लिखा दिया, मैं वापस नहीं लिखाऊंगा।
कंक्लूड हो गया 112 सबका? बस इतना ही ध्यान रखना है, बोल लीजिए टैक्स रेट ऑफ 112। अगर कैपिटल गेन 23 जुलाई 24 के पहले कमाया तो 20% टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ, बाद में कमाया 12.5% इंडेक्सेशन के बिना। तो जनरली तो ये रेट है, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए लिख लेते हैं। और ये आपको याद ही है, लैंड और बिल्डिंग पे जो वो ऑप्शन दिया है कि दोनों कर सकते हैं, आपके लिए जो फायदेमंद हो, वो केवल इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिला है। याद है वो लाइन पहले लिखी हुई, वो ध्यान रख के चलना, वो लिखाऊंगा नहीं मैं वापस। सही लिखा? अरे पहला पॉइंट सही है क्या? पढ़ लो क्या लिखा है, पढ़ लो। इफ कैपिटल गेन अर्न ऑन ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024, बोल दीजिए बेटा टैक्स रेट। अब आइए सेकंड, इफ कैपिटल गेन अर्न ऑन ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, बोलिए बेटा। एक्सेप्ट, वो भी ऑप्शन है ना। 23 जुलाई 24 के बाद अगर मैंने लैंड और बिल्डिंग बेच के एलटीसीजी कमाया है तो मैं नई रेटों से भी टैक्स दे सकता हूं, पुरानी रेटों से भी टैक्स देता हूं, जो भी मेरे लिए फायदे। मैं केवल शॉर्टकट लिख दिया है ना रेफरेंस के लिए। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन एक्सेप्ट लैंड ऑन बिल्डिंग फॉर इंडिविजुअल। ये हो गई 112 की जनरल टैक्स रेट। आप तो लिखा हुआ है। अबे यार तू यार चरस बाहर जाके पी। साहब तो लैंग्वेज है, बिफोर 23 जुलाई 23 और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इतनी बड़ी कंफ्यूजन नहीं है। और इतने दिन बाद तू क्या सोच रहा है? तो बात पहले उठा दी मैंने। ऑन डॉट 23 जुलाई 24 को नया लॉ लगता है। चलो रेटें हो गई ये वाली। अब एलटीसीजी 112 की रेट है और 112 की रेट मैंने पहले ही उसमें लिखवा दी। 112 का भी रिपीट कर लो, वहां पे भी दो ही रेटें थी। 23 जुलाई 24 के पहले अगर एलटीसीजी 112 का कमाया तो 10% टैक्स 1.25 लाख से ऊपर लिखी ना भी यार। और 23 जुलाई 24 के बाद या उसके बाद कमाया तो 12.5% 1.25 लाख से ऊपर, 1.25 लाख साल का है। अभी तो टेबल लिखी कल, तो 112 की टैक्स रेट आपने पहले ही ली। तो अब एलटीसीजी की दोनों टैक्स रेट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। बताओ कौन कौन सी टैक्स रेट। अब वापस से बोल देता हूं, कोई आपसे पूछे कि एलटीसीजी की टैक्स रेट क्या है तो आप बोलना देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स रेट फॉर एलटीसीजी डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ कैपिटल गेन यू आर अर्निंग। इट कैन ईदर बी अंडर सेक्शन 112 और अंडर 112, दोनों टैक्स। कोई आपसे पूछे कि बिजनेस की इनकम की टैक्स रेट क्या है, बताओ। बीएनपी की टैक्स रेट क्या है बिजनेस इनकम की, तो आप बोलना देयर इज नो स्पेसिफिक टैक्स रेट फॉर बीएनपी बिकॉज इट इज नॉट ए स्पेशल इनकम, इट विल बी टैक्सेबल
ऑन द रेट एप्लीकेबल टू द पर्सन। पर्सन वाइज रेट लगती है, सैलरी, बीएनपी, एचपी सब। कैपिटल गेन में मैं टैक्स रेट पढ़ा रहा हूं, बाकी पीछे तीनों हेड में टैक्स रेट पढ़ा ही नहीं मैंने, पढ़ानी नहीं थी मेरे को, इसलिए नहीं पढ़ाई मैंने, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था। स्पेशल पे स्पेशल लगती है, बाकी सब पे पर्सन वाइज लगती है। बोलो। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स निकालने में काम होता है, तो ये सिखाया था मैंने आपको। टैक्स निकालते वक्त एग्रीकल्चर इनकम का रोल है, तो एक कानून लिखवाया था मैंने, पार्शियल इंटीग्रेशन वाला लास्ट में। 3 बातें पूरी है तो एग्रीकल्चर इनकम को भी टैक्स निकालते वक्त यूज करना है। स्लैब रेट वाले होने चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब आप अदर इनकम का टैक्स निकालेंगे तो स्टेप 1 स्टेप 2 करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 डिफरेंस करके जो नंबर आएगा वो टैक्स होगा। ठीक है, तो ये होगी बेटा आपकी टैक्स रेट 112 की। अब जल्दी से मैं लिखवा देता हूं, अगली टैक्स रेट किसकी लिखवाऊं? STCG। LT की तो बात हो गई, अब ST की बात कर लो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट क्या है भैया? अब इसमें पहले लिखिए आप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111। तो पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसकी टैक्स रेट मैं बता रहा हूं उसका नाम है 111A। अबे बोलो कौन सा टैग है बताओ? STCG अंडर सेक्शन 111। अब बहुत ध्यान से सुन लो, जिस कैपिटल एसेट के गेन के ऊपर 112A लगता है, सेम कैपिटल एसेट से अगर मैं शॉर्ट टर्म गेन कमाऊंगा तो 111A। बोला था स्टॉक मार्केट वाले, बेसिक में भी समझाया था। तो 111A में कौन से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट है? शेयर मार्केट वाले, मतलब वही सेम एज इट इज चीजें होनी चाहिए, वो तीनों एसेट पे ही लगता है 111A भी। इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सब कुछ सेम एप्लीकेबिलिटी, बस फर्क ये है कि लॉन्ग पे 112A लगता है और शॉर्ट पे 111। तो मैं लिख देता हूं, एप्लीकेबल ऑन कैपिटल एसेट। कौन सी कैपिटल एसेट पे लगाना है 111A? हर कैपिटल एसेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A की रेटें लगा दोगे क्या? कौन सी कैपिटल एसेट पे लगाओगे? हाँ, रेफर्ड इन 112, जिनका रेफरेंस मैंने 112A में दिया। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, 112A में जिस एसेट का रेफरेंस दिया उन्हीं एसेट के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 111A लगे। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए रेटों में। लिख लिया? लिख लिया ये एप्लीकेबिलिटी? अब 111A की टैक्स रेट आपको पहले लिखवाई तो थी मैंने एक बार। चलिए लिख लीजिए, इसमें भी 2 टैक्स रेटें हैं। 23 जुलाई 24 से पहले अगर मैंने ये 111A का LTCG कमाया है तो रेट 15%, और उसके बाद रेट बढ़ के कितनी हो गई है 20%। तो ये आपकी 111A की टैक्स रेट है। मतलब टेक्निकली सरकार ने स्टॉक मार्केट यानी कि कैपिटल गेन की टैक्स रेट स्टॉक मार्केट की सरकार ने बढ़ाई है। आपको पता है 112A की टैक्स रेट 10 है, 10 की 12.5 कर दी, इसकी 15 की कितनी कर दी? 20 कर दी। और 112 वाली टैक्स रेट 20 की कितनी कर दी? 12.5। पर वहां पे वो खेल कर दिया कि इंडेक्सेशन रेट, तो ये पूरा झोल सरकार ने भी करा।
हो गया? हो गया क्या? तो 111 हो गया, उसकी टैक्स रेट हो गई। अब क्या बच रहा है? चौथा क्या लिख लोगे? अदर STCG। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर STCG? जैसे जमीन बेच के STCG कमा लिया। अबे मूर्खो बोलो। तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट 1118 नहीं होगी, उसकी टैक्स रेट क्या बोल रहा है? जमीन पे 111 की रेटें नहीं लगेगी, जमीन पे कोई सेक्शन की टैक्स रेटें नहीं लगेगी। रीजन ये है क्योंकि 111 के अलावा जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कमाएंगे वो सब नॉर्मल इनकम है, और नॉर्मल इनकम है इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स रेटें लगेगी? परसेंट। तो इसके लिए कोई स्पेशल रेटें नहीं है, जो पर्सन की रेटें हैं वही लगेगी। एग्जाम्पल पूछ लेता हूं, जल्दी से बता देना। जमीन बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, 112 लगेगा, स्पेशल है। जमीन बेच के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, स्पेशल इनकम नहीं है, ये नॉर्मल रेटें लगेगी परसेंट। स्टॉक मार्केट लिस्टेड, यानी कोई लिस्टेड वाले की बात ही कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया स्टॉक मार्केट, 112 है, स्पेशल है। स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, 111 है, स्पेशल है। स्पेशल है, स्पेशल है, बोलो। तो फाइनल वर्डिक्ट दे दीजिए, हर कैपिटल गेन स्पेशल होता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू के फॉल्स? क्या फॉल्स कह दिया मैंने इसमें? हाँ, हर कैपिटल गेन स्पेशल नहीं होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के अलावा वाला जो है वो स्पेशल। तो ये फाइनली अब रेटें जो शुरुआत में भी समझाई थी वापस से अब क्लियर कर दी, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हो गया सबको टैक्स रेटें? अब कुछ एक नोट लिखते हैं। नोट 1 इंपॉर्टेंट है। नोट 1 जिसमें इस बार के एग्जाम में एक MCQ भी पूछ लिया था। सिंपल ही है, एक सिचुएशन देता हूं। जैसे मैं आपको, मान लीजिए कि मैंने LTCG कमाया 112 में 6 लाख का। 112 वाला है, कुछ भी बेचा हो, 112 वाला LTCG 6 लाख है। और मेरी अदर इनकम है, अदर इनकम मतलब बिजनेस सैलरी वगैरह जो भी हो, वो मेरी अदर इनकम बेटा कितने की है? 2 लाख। अब मैं अपना क्या निकालूंगा? टैक्स। तो जब मैं टैक्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं अपनी टोटल इनकम लिख दूंगा जो कि कितनी है, ऐसे करता हूं, इसमें से 6 लाख अलग कर दूंगा, स्पेशल है। अबे ये तो कितनी बार सिखा दिया यार। और 2 लाख अलग कर दूंगा। टेक्निकली देखो तो 2 लाख में तो टैक्स जीरो बनेगा, कारण ओल्ड रेजिम में जाओ, डिफॉल्ट रेजिम में जाओ या ऑप्शनल में जाओ, ये तो बेसिक से कम ही है। वैसे डिफॉल्ट में 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन है, ऑप्शनल में 2.5 लाख तक की है, तो वैसे ही जीरो है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसका 2 लाख का टैक्स जीरो है तो आपने ध्यान दिया कुछ अनएग्जॉस्टेड लिमिट रह गई मेरे पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएग्जॉस्टेड लिमिट? जब मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो जितना मैं बेसिक एग्जम्पशन यूज नहीं कर पाया उसे कहते हैं अनएग्जॉस्टेड लिमिट। बोलो क्या कहते हैं? तो मेरे एग्जांपल में कितनी अनएग्जॉस्टेड लिमिट है? तो बहुत बड़ा एडवांटेज दे रही है अब सरकार। अगर मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF, ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF हूं और मेरी अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ये हुआ ना, अदर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्या है? कम है,
तो जितना भी अनएग्जॉस्टेड लिमिट है मेरे पास उसे मैं सेट ऑफ कर सकता हूं अपनी कैपिटल गेन्स की इनकम से, तीनों 112 से भी, 112A से भी और 111A से। चौथे वाले में तो वैसे ही मतलब नहीं, हो तो पर्सन वाइज में, तीनों से मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, कानून मुझे रिलैक्सेशन देता है। तो अगर मैं अब टैक्स निकालूंगा ना तो इधर मैं 50,000 रुपए क्या कर सकता हूं माइनस, इसको कहते हैं अनएग्जॉस्टेड लिमिट यूज कर ली मैंने, बोलो क्या कहता हूं। तो मुझे 5.5 लाख रुपए के गेन पे ही 12.5% टैक्स, जो भी नंबर है वो कैलकुलेशन में मत उलझो अभी, ठीक है। ऐसा क्लियर है नोट सबको। इसको कहते हैं अनएग्जॉस्टेड लिमिट वाला लॉ, बोलो क्या बोलते हैं इसको, क्या कहता है वापस एक बार बोलिए फिर मैं लिखूंगा। क्या है, क्या बोले, इफ, लिखो चलो लिखो, इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, in case of resident individual and HUF, in case of resident individual HUF, क्या लिखे, अदर इनकम इज लेस देन, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं, BEL। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BEL, then unexhausted limit can be used against बोलिए यूज अगेंस्ट used again 112A इनकम। गड़बड़ मत करना, हर स्पेशल इनकम के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता हूं मैं, मात्र 3। अब अगर मैं तीनों से यूज कर सकता हूं तो कैसे प्रायोरिटी दूं मैं चीजों को। मानो 112 और 112A दोनों इनकम है तो किसमें से यूज करूं फिर मैं, 112, क्योंकि 112 की कमाई पे तो सलंग 12.5% टैक्स है और 112A में तो 1.25 लाख से ऊपर 12.5। अरे दिमाग है, 111 है और 112 है मेरे पास, तो 111 है क्योंकि 111 की टैक्स रेट 20% है, उसकी तो 12.5 ही है। तो मेरे को यूज ऐसे करना है जिससे मेरा फायदा हो, मेरी इच्छा से करना है मेरे को। टाइम हो गया क्या, अलार्म भर के रखा। चलिए, तो अब जाकर कैपिटल गेन के तीनों पड़ाव पार हो चुके हैं। 3 पड़ाव, पहला पड़ाव सेक्शन 51 तक कैपिटल गेन निकालना, दूसरा पड़ाव एग्जम्पशन लेना, 2 हो गए। तो तीसरा पड़ाव या जो भी टैक्सेबल अमाउंट आया उसकी टैक्स रेट, हाँ या ना, टैक्स रेट वाला पड़ाव बाकी किसी हेड में नहीं था। रीजन पता ही है क्या, बाकी सारे हेड स्पेशल इनकम के नहीं। देखा जाए तो स्पेशल इनकम की बची कुची रेटें मैं आईओएस में बढ़ा दूंगा। आईओएस में भी 1-2 स्पेशल इनकम आती है ना, कैजुअल इनकम आईओएस में जाएगी, बोलो। नहीं मेरे को तो किसी दाग में जाना है अभी, पहली प्लानिंग करके आया था।
सर तो मेरे को पता था कि सर मेरे को बोलेंगे तो ले। बोलो सब, डन है क्या? तो अब कल क्वेश्चन कर लेंगे। और ये सारे गणित कल सीखने की कोशिश करेंगे एक बार, देखते हैं कि क्या होता है। पर इससे पहले तो आज आपका टेस्ट है, वो आप सही तरह से दे देना। चलिए।